का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों को बार बार हिला रहे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। संजना अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई और उसका नींद खुल गया। वो घबराकर उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर कमरे में लगी दीवार घड़ी पर जाती है। उसमें रात के ठीक 12 बज रहे थे। इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? वो अभी ये सोच ही रही थी, तभी दोबारा से कोई दरवाजा खटखटाता है। इस बार दस्तक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, जैसे बाहर खड़ा कोई इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में हो। संजना हिम्मत जुटाती है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर झांकने की कोशिश की, उसे बाहर सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई दिया। कौन है? बाहर से कांपती हुई एक औरत की आवाज आई। बहन जी प्लीज बहन जी दरवाजा खोल दीजिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज बहन जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। संजना कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। कपड़े धूल और मिट्टी से सने हुए थे और वो तेज तेज सांसें ले रही थी, जैसे बहुत दूर से भाग कर आई हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और वो बार बार पीछे मुड़कर अंधेरे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? माफ करना बहन जी, वो दरअसल मैं रास्ता भटक गई हूँ। रात बहुत हो गई है, कृपया करके सिर्फ आज की रात मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। संजना उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर सख्त आवाज में कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। पहले रात में रहने की जगह मांगती हो और सुबह होने से पहले घर का सारा सामान लेकर भाग जाती हो। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। अब यहाँ से चली जाओ और खबरदार दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चैन से रात में सोने भी नहीं देते। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। ये आपने अच्छा नहीं किया बहन जी। अच्छा, तो तू अब मुझे धमकी भी दे रही है? अब जाती है, ये बताओ तुझे। ये सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये पागल तो नहीं हो गई? मैं इसे डांट रही हूँ और ये यहाँ पर खड़ी हंस रही है। खैर, उसके बाद वो जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और फिर बिस्तर पर सोने चली जाती है। तभी अचानक से उसके कान में किसी औरत के अजीब से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो चौंक कर उठ जाती है। कौन है यहाँ? तभी संजना के घर का पंखा हो जाता है। ये इस पंखे को अचानक क्या हुआ? ये बंद कैसे हो गया? वो जैसे ही पंखे की तरफ देखती है, पंखा टूटकर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी वो फुर्ती से बिस्तर से दूर हट जाती है। तुमने मुझे मना करके अच्छा नहीं किया तुमने। कौन हो तुम और आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? तभी वहाँ अचानक कमरे में अंधेरा छा जाता है और फिर उस अंधेरे में उसे वही औरत दिखाई देती है। तुम गई नहीं यहाँ से और तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? तभी वो औरत एक अजीब सी चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, मैं तो कहीं भी आ जा सकती हूँ
लेकिन मैं बिना दरवाजे पर दस्तक दिए किसी के घर में नहीं घुसती। देखो तुम जो भी हो, प्लीज चली जाओ यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चली जाओ। मैं तो बस एक रात तुम्हारे घर में गुजारना चाहती थी, लेकिन अफसोस तुमने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम जैसी बेरहम दिल औरत का इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं किसी को अपने दरवाजे से नहीं लौटाऊंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। उसके बाद वो चुड़ैल संजना को अपने साथ लेकर हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। वही रात ठीक 12 बजे गर्मी इतनी ज्यादा थी कि छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर टीन की छत गर्मी से तप रही थी और पसीने से उर्मिला और उसकी बेटी राधा का पूरा शरीर भीग चुका था। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही और पूरे शरीर में खुजली हो रही है। रुक बेटी, मैं सूती कपड़ा पानी में भिगो कर लाती हूँ, उससे तुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। माँ, आपको पता है कोमल के घर में तो बड़ा सा एसी लगा है, वहाँ तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है। माँ, क्या हम अपने घर में कभी एसी नहीं लगा सकते? अब ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ, नहीं बेटी, हम गरीब लोग हैं, हमें ये सब सहने की आदत होती है, हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। काश माँ, हमारे पिताजी जिंदा होते तो आज हम भी अमीर होते, फिर तो हमें इस छोटे से घर में इतनी गर्मी में नहीं सोना पड़ता ना। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक कोई जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। अरे, इतनी रात को कौन हो सकता है? रुक बेटी, मैं देखती हूँ। उर्मिला जैसे ही दरवाजा खोलती है, बाहर वही रहस्यमयी औरत खड़ी होती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरा डरा हुआ लग रहा था। बहन जी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, पूरी रात जंगल में भटकती रही, कृपा करके मुझे आज की रात अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उर्मिला अपनी छोटी सी झोपड़ी की तरफ देखती है। घर में मुश्किल से 2 लोगों के लेटने की ही जगह होती है, फिर भी वो बिना एक पल सोचे मुस्कुराते हुए कहती है, घर छोटा है बहन, लेकिन दिल छोटा नहीं है, अंदर आ जाओ। औरत मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है। राधा तुरंत अपनी भीगी हुई चादर उठाकर उनके पास आती है। आंटी, ये लीजिए, ये गीली चादर है, इसे ओढ़ लीजिए, इससे आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये देखकर उस औरत की आंखें भर आती है। तुम लोग खुद इतने गरीब हो, फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। बहन जी, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर आज मैं आपको ठुकरा दूं, तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आपको भूख लगी होगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उस रात तीनों ने बांटकर आधी आधी रोटी खाई। राधा अपनी जगह उस औरत को देकर खुद माँ के पास जमीन पर सो जाती है और वो औरत चुपचाप दोनों माँ बेटी को देखती रहती है। वो औरत सुबह होने से ठीक पहले कुछ करती है और पूरा झोपड़ी अचानक एक आलीशान घर में बदल जाता है और दोनों माँ बेटी एक बड़े से बेड पर एसी लगे हुए कमरे में लेटी हुई होती है। ठंडक पाकर अचानक उर्मिला की नींद खुलती है तो अपने घर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। आप कौन हैं? और ये सब क्या है? मेरी झोपड़ी कहाँ गई? ये आप हमें कहाँ लेकर आई हैं? ये सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, घबराओ मत, अब से ये तुम्हारा ही घर है। मैं वही हूँ जो कल रात तुम्हारे दरवाजे पर आई। तभी अचानक से
उसका चेहरा डरावना चुड़ैल जैसा हो जाता है। माँ माँ, ये चुड़ैल है। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। क्या तुम सच में चुड़ैल हो? हाँ, लेकिन हर चुड़ैल बुरी नहीं होती। मैं कई सालों से इंसानों के दिल की परीक्षा ले रही हूँ। जो लोग किसी मजबूर को अपने दरवाजे से अपमानित करके भगा देते हैं, मैं उन्हें उनके घमंड की सजा देती हूँ। लेकिन जो लोग बिना किसी स्वार्थ के अजनबी की मदद करते हैं, मैं उनकी किस्मत बदल देती हूँ। लेकिन चुड़ैल जी, हमने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है। यही तो सबसे बड़ी बात है उर्मिला। तुम्हारे पास खुद खाने के लिए मुश्किल से 2 रोटियां थी, फिर भी तुमने मुझे आधी रोटी खिला दी। तुम्हारी बेटी ने अपनी ठंडी चादर मुझे दे दी और तुमने बिना डरे मुझे अपने घर में जगह दी। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम बचे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है। अब से तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। माँ, क्या अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, इस दौलत का कभी घमंड मत करना। जब भी कोई भूखा बेसहारा मुसाफिर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे कभी खाली हाथ मत लौटाना। मैं वचन देती हूँ, मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन मेरे घर से कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं जाएगा। बस मुझे यही सुनना था। कल रात में एक और औरत के घर गई थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन दिल नहीं था। उसने मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने उसे सजा दी। और आज मैं तुम्हारे पास आई, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हारी किस्मत बदल दी। उर्मिला, अब मेरे जाने का समय हो गया है। ये कहकर चुड़ैल धीरे धीरे धुएं में बदल जाती है। उर्मिला के घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा भी अब बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है, लेकिन उर्मिला अपना वादा कभी नहीं भूलती। आज भी अगर आधी रात को कोई मुसाफिर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसके घर का दरवाजा सबसे पहले खुलता है, क्योंकि उसे पता था हर दस्तक देने वाला इंसान साधारण नहीं होता। कभी कभी भगवान और कभी कभी एक चुड़ैल भी इंसानियत की परीक्षा लेने आती है।